अस्सलाम वालेकुम प्यारे पाकिस्तानियों, मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज का जो टॉपिक है वो नहायत दिलचस्प है। ये टॉपिक हर उस पाकिस्तान शहरी के लिए है जो किसी एक सियासी जमात को तकलीद करता है, सपोर्ट करता है, अंधी सपोर्ट करता है। मेरा ताल्लुक़ किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के विंग से या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं है। मेरा ताल्लुक़ एक आम घराने से है। मेरा आपसे बात करने का मकसद भी बहुत सादा है कि मेरा आपसे बात करने का मकसद ये है कि जब भी हम में से कोई बंदा गलती पर हो तो हमारे ज़िम्मे है कि हम उस शख्स को आईना दिखाएं, वो चाहे हमारा फेवरेट हो, हमारा चहीता हो, हमारा पॉलिटिकल लीडर हो या हमारा कायद हो। आज की इस नशिस्त का आगाज़ मैं इमरान खान साहब के बयान से करूँगा और उसके साथ साथ मैं एंड तक आपको सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ के बयानात सुनाऊँगा जो माजी में वो कहते रहे डेट्स के साथ, कोर्ट्स के साथ, ताकि कोई भी बंदा मेरी इस बात को चैलेंज करना चाहे तो उसके लिए मैदान हाज़िर और घोड़ा भी हाज़िर। आप लोगों के लिए इस नशिस्त में मेरा बात करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ आगाही है। 1965 की जंग में पाकिस्तान ने जो मार का सर अंजाम दिया उसके बारे में एक आम पाकिस्तानी क्या व्यू रखता है और ख्वाजा साहब उसके बारे में क्या व्यू रखते हैं। ख्वाजा साहब इस पाकिस्तान के लिए क्या दर्द रखते हैं और एक आम पाकिस्तानी इस पाकिस्तान के लिए क्या दर्द रखता है। इसके साथ साथ जितनी पॉलिटिकल पार्टीज़ के जितने बयानिए हैं माजी के अंदर, मैं ये नहीं कहूँगा कि इमरान खान साहब ने बहुत अच्छी बात की। इमरान खान साहब की इस बात से इमरान साहब की मैं आपसे बात भी करता हूँ, क्योंकि इमरान साहब का कहना था कि नवंबर में नया आर्मी चीफ़ आना है। नवाज शरीफ और जरदारी मेरिट पर आर्मी चीफ़ लाने की बजाय अपना फेवरेट आर्मी चीफ़ लाना चाहते हैं। यहाँ तक तो कहना उनका मुनासिब था। उन्होंने पैसा चोरी कर रखा है। उन्हें पता है कि तगड़ा और मुहिब्बे वतन आर्मी चीफ़ आ गया तो उनसे पूछेगा। मुहिब्बे वतन की बात पे मैं एग्री नहीं करूँगा, क्योंकि हर आर्मी चीफ़ 20 से 25 साल की उस भट्टी में तप कर, उस माहौल से गुज़र कर जो सेकंड लेफ्टिनेंट से शुरू होता है और आर्मी चीफ़ के ओहदे तक आता है, वो हर रोज़ एक नए इम्तिहान, नए टेस्ट, नए टास्क से गुज़रता है, नए टास्क सर अंजाम देता है। हर रोज़ उसकी वर्दी के ऊपर एक ज़िम्मेदारी, एक बैच। हर रोज़ वो शख्स इम्तहानात से, ऑपरेशन से अपनी सलाहियतों को भरपूर और बरूए कार लाते हुए भट्टी से तपते वो चीफ़ आर्मी स्टाफ के ओहदे या उन लेवल्स तक पहुंचता है। तो ये कहना कि मुहब्बे वतन आर्मी चीफ़, इस लफ्ज़ से मैं डिफ़र करूँगा। ऑल्दो आई डू सपोर्ट दैट पर्सन, लेकिन जब कोई शख्स आपका चहीता, आपका चाहने वाला गलती कर बैठे, उसको आईना दिखाना भी मेरे और आपके ज़िम्मे है। इसके साथ साथ इसके जो रिएक्ट में जो ट्वीट्स आई हैं, जो बयानात आए हैं, मैं उसको ज़ेरे बहस लाऊंगा। और जो लोग इसके अगेंस्ट बयानात दे रहे हैं, हम उनके माजी में जाकर उनके बयानात को उठाएंगे और देखेंगे माजी के अंदर वो क्या सोच रखते थे और आज वो क्या सोच रखते हैं। उनकी आज की सोच में और उनकी माजी की सोच में कितना फ़र्क है। तो सबसे पहले जो DGISPR ने ट्वीट किया वो हम सब जानते हैं, उसका मफहूम बयान करूँगा, क्योंकि अगर मैं डिटेल में चला जाऊँगा तो बात बहुत लंबी होगी। अफवाज पाकिस्तान ने उनकी इस बात को पसंद नहीं किया और ओबियसली उन्होंने ट्वीट दे दिया अपना। उन्होंने बोला कि इस वक्त जब हम एज ए इदारा फ़ौज की सीनियर क़यादत की अहलियत और हुब्बुल वतनी की दहाइयों पर मुहित है, पाक फ़ौज की आला क़यादत को सियासत में मुलव्वस करने की कोशिश अच्छी बात नहीं। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ़ की तैनाती का तरीक़ाकार मुतनाज़ा बनाना पाकिस्तान के मफाद में नहीं, जिससे मैं एग्री करता हूँ। फवाद चौधरी साहब का इसमें जो जवाब आया है, उन्होंने इसकी तस्दीक की है कि खान साहब का मकसद क्या था और ख़ान साहब ने कहा क्या। इमरान खान का बयान फ़ौज की तरफ नहीं था, सियासी क़यादत की जानिब से जो तैनाती करनी थी उस बात पर थी। शहबाज शरीफ नवाज शरीफ से आर्मी चीफ़ की तैनाती की मंजूरी लेने लंदन जा रहे हैं। एक मफरूर सज़ा याफ्ता आर्मी चीफ़ की तैनाती कैसे कर सकता है। इस पर इमरान खान का जो है वो क्या उसे कहते हैं, इमरान खान साहब के तहफ़्फ़ुज़ात हैं इस पर। अब मैं माजी के बयानात से डिस्कस करूँगा कि आज जो लोग फ़ौज के हक़ में बयानात दे रहे हैं, अगर हम उनका माजी देखें, हम बात करते हैं मियाँ साहब से। मेरा एक लफ्ज़ ब लफ्ज़ मैं कोट करूँगा, ताकि कोई बंदा कल को कोई बात करना चाहे, कोई क्वेश्चन रेज़ करना चाहे तो मैदान भी हाज़िर और घोड़ा भी हाज़िर। मेरा अपना कोई लीडर अगर गलत बात करेगा, गलत बयानी करेगा, तो मैं कतई उसे सपोर्ट नहीं करूँगा। मैं कोई जाहिल नहीं हूँ, मैं पढ़ा लिखा बाशऊर पाकिस्तानी हूँ। मेरे लिए पाकिस्तान की बका सबसे अव्वल है और इसके बका के लिए मैं किसी हद तक भी जा सकता हूँ। अगर मेरा कोई लीडर गलत बात करेगा तो मैं उसको भी आईना दिखाऊँगा कि सर आपने यहाँ पर मिस्टेक की है, अपॉलॉजी करें और लेट्स मूव फर्दर। अंधी तकलीद करना एक उस मिसाल, अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बात है जिसका मफ़हूम है, इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मफ़हूम है। अगर कोई शख्स
गलती कर रहा हो, उसकी मिसाल ऐसे है जैसे एक ऊँट कुएं में गिर रहा हो और दूसरा उसकी पूँछ पकड़ ले और उसको बचाने के लिए पूरा कुंबा उसकी पूँछ पकड़ ले और सारे कुएं में गिर जाएं। मैं आगे चलूँगा। माजी में नवाज शरीफ साहब कहते हैं, कमर जावेद बाजवा साहब ये आपकी दी हुई सौगात है, आपने हमारी चलती फिरती हुकूमत को रुखसत किया, आप ही इसके ज़िम्मेदार हैं, आपने ही जजों से ज़बरदस्ती फ़ैसले करवाए, आप ही इस बर्बादी के ज़िम्मेदार हैं, जो आपको ही देना पड़ेगा कमर जावेद बाजवा साहब। मेरा सवाल है कि क्या आर्मी इंटरवीन करती है? बकौल नवाज शरीफ साहब के मुताबिक अगर आर्मी इंटरवीन करती है तो क्या हमारी आला अदलिया के जज आज़ाद हैं? अगर वो आज़ाद है तो नवाज शरीफ साहब ने अगर गलत बयानी की तो उस पर इन्हें सज़ा क्यों नहीं हुई और आर्मी चीफ साहब ने इस पर रद्द अमल क्यों नहीं दिया और DGISPR ने इनको क्यों नहीं लताड़ा? दूसरी बात, मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं, ये मौलाना फजलुर रहमान कोट इन कोट बात करूँगा, ये बुढ़े जर्नैल आते हैं इसराइल की नुमाइंदगी और तर्जमानी करने, आज हमें अकल सिखाते हैं। वे तुम हमें जंग के तरीके सिखाओ, कश्मीर कैसे हासिल करना है, बंगाल कैसे देना है वो तरीका बताओ, असला कैसे देना है, तुम हमें सियासत सिखाते हो। तुम्हारा मैदान सियासत नहीं है, अपनी हदूद में रहो, इसराइल की नौकरी ना किया करो, इसराइल के वजीफ़ों पर पलने वाले जर्नैलों, रिटायर्ड जर्नैलों अपनी हदूद में रहो। ये मौलाना फजलुर रहमान साहब का बयान है। आज वो बयानात जो भी दें, मौलाना साहब की मैं इतनी इज़्ज़त करता हूँ कि आप में से कोई एक शख्स भी ऐसा नहीं जो उलमा कराम की इज़्ज़त करता हो। मेरे लिए उलमा कराम रेड लाइन है, अफवाज पाकिस्तान रेड लाइन है। मैं कभी भी किसी को अलाउ नहीं करूँगा कि वो किस रेड लाइन को क्रॉस करे। लेकिन अगर उलमा कराम सियासत में है तो एक सियासी वर्कर होने के नाते मैं एक सियासी लीडर से सवाल कर रहा हूँ। ये मेरा एक आलम से सवाल नहीं है, ये मैं मौलाना साहब को, फजलुर रहमान साहब को बीइंग ए पॉलिटिशियन ले रहा हूँ। वैसे अगर वो मज़हब की आड़ में आते हैं या वो मजहबी लीडर के तौर पे आते हैं तो मेरे वो मोहतरम हैं और उनका हर लफ्ज़ कहा मेरे सर आंखों पर। लेकिन अभी बात सियासत की है तो कुछ पर्सनल नहीं यहाँ पे। अब बात करूँगा मैं आसिफ अली जरदारी साहब के, वो जो आज कह रहे हैं कि इमरान खान साहब गैर ज़िम्मेदाराना बयान दे रहे हैं। तो आसिफ अली जरदारी साहब, बात लंबी होगी लेकिन आपसे दरख्वास्त है कि जमे रहिए, डटे रहिए। आज आपको फ़ैसला करना है कमेंट सेक्शन में और दीगर प्लेटफॉर्म्स पर अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू कि आप कहाँ पे खड़े हैं। आप अफवाज पाकिस्तान और मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़े हैं या इन चोरों, लुटेरों, करप्ट लोगों के साथ खड़े हैं जो जब कभी भी अपना ज़मीर बेच के कुछ भी कह दें। इस्लामाबाद में पाकिस्तान पीपल पार्टीज़ के रहनुमा के शरीक चेयरमैन और साबिक़ सदर आसिफ जरदारी ने मंगल को एक सख्त तकरीर की जहां उन्होंने अपनी दायरा कार से तजावज़ करने पर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद की। साबिक़ सदर ने कहा कि आर्मी चीफ हर 3 साल बाद आते हैं और जाते हैं, लेकिन सियासी क़यादत यहाँ रहने के लिए थी। हम मुल्क को बेहतर जानते हैं और हम जानते हैं कि इसके मामलात को कैसे चलाना है। उन्होंने ज़ोर दिया खैबर पख्तूनख्वा और फाटा से ताल्लुक़ रखने वाली पार्टी अहदेदारों के हल्फ बर्दारी की तकरीर से ख़िताब करते हुए जरदारी ने इस्टेब्लिशमेंट को मुतनब्बा किया वो सियासी जमातों की किरदार कुशी से बाज रहें। अगर आप बाज ना आए तो मैं पाकिस्तान के क़याम से लेकर अब तक के मुल्ज़िम जर्नैलों की फ़हरिस्त लेकर आऊँगा। जरदारी ने मज़ीद कहा कि वो मुल्की इदारों की कमज़ोर नहीं करना चाहते, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट को भी सियासतदानों के लिए रुकावटें खड़ी करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। और मैं ये बात नहीं करूँगा कि उन्होंने कहा कि वो ईंट से ईंट बजा देंगे और वो क्या करेंगे, वो बहुत ऊपर बात चली जाएगी। तलाल चौधरी साहब, काशिफ अब्बासी के शो में ये बयान दिया कि मैं भी फ़ौजी हूँ और फ़ौजी भी दो किस्म के होते हैं। एक फ़ौज में जाते हैं प्लॉट लेने के लिए और एक जाते हैं जान देने के लिए। वो आप हैं जो जाते हैं प्लॉट लेने के लिए। अब परवेज़ रशीद साहब पे आते हैं। लहू लुहान कर दिया पाकिस्तान करो, लहू लुहान कर दिया इन जर्नैलों ने पाकिस्तान को ख़राब करेंगे। ये जर्नैल और नवाज शरीफ अब पाकिस्तान को तुम ठीक करोगे। मेरी आला अदलिया से दरख्वास्त है, इन बयानात को सुनने के बाद इमरान खान, परवेज़ रशीद, मरियम औरंगज़ेब, फवाद चौधरी, तलाल चौधरी, उसके साथ साथ आसिफ अली जरदारी, मौलाना फजलुर रहमान, नवाज शरीफ, मरियम औरंगज़ेब, मरियम नवाज़ साहिबा, बिलावल भुट्टो, मुराद अली शाह, हामिद मीर, खुर्रम दस्तगीर, मरियम नवाज़, इन सब को कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट में बुलाया जाए, इन सब को फ़ौजी अदालतों में बुलाया जाए, इन सब को नोटिस दिए जाए। मैं इनके बयानात की तरफ आता हूँ, अगली बात मैं आपसे बाद में करता हूँ।
अब मैं आऊँगा मरीम औरंगज़ेब साहब पर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ी ने सवाल किया कि नवाज़ शरीफ ने जो बात की क्या आप उस पर राय रखती हैं। मरीम औरंगज़ेब जी बिल्कुल, नवाज़ शरीफ ने सवाल किया है। चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ और DGISPR कॉन्सेंस से ज़ाहिर किया कि जिनसे सवाल किया है उनको जवाब तो देना पड़ेगा, ऐसा मेरी बाजी मरीम औरंगज़ेब कह रही हैं। DGISPR को भी जवाब देना पड़ेगा। अगर मरीम नवाज़ PTI दूर था, मरीम जेल में थी, तब कुछ हुआ तो उनको जवाब देना होगा जिनसे नवाज़ शरीफ ने सवाल किया। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का अपना पास्ट है, लेकिन खैर उन्होंने इतना ख़ास तो बयानात आज तक नहीं दिए। अगर आप सोचें कल बना था बांग्लादेश और आप अपना जुल्म करते रहेंगे, अगर पाकिस्तान पीपल पार्टी जैसी जमात खड़ी नहीं होगी तो फिर कल सिंधिस्तान सराइकिस्तान बन जाएगा। सर ये बातें मुल्क को तोड़ने की बात की गई है, ये सीधा मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश के ज़िम्रे में आता है। बीइंग ए वकील आई नो दैट। आप अगर इन पर ट्रायल चलाना चाहते तो ट्रायल चल सकता था, लेकिन मैं बात मुकम्मल करूँगा उनके बयानात की और परफॉर्मेंस आप पे छोड़ दूँगा। ये आपने डिसाइड करना है कि किसको कब दीवार से लगाना है, किसको कब आपने पकड़ना है। मैं सिर्फ बात करूँगा और मैं सिर्फ कोशिश करूँगा बयान करने की कि माजी के अंदर ये सियासतदान क्या कहते थे और आज तक इन पे कौन सी सज़ा लगी है और कौन सी सज़ा लगनी चाहिए थी। और इमरान खान को कटहरे में अगर खड़ा किया गया तो इनको भी खड़ा किया जाना चाहिए। मैं बात करूँगा मुराद अली शाह साहब की। सूबाई असम्बली के इजलास में कहा जिसने सिंध को टुकड़े करने का सोचा उसके टुकड़े टुकड़े होंगे, और कितने टुकड़े चाहते हैं। ठीक है, मर्ज़ी आपकी, आप ना एक्शन ले। हामिद मीर साहब, 1962 में पाकिस्तान के फ़ौजी सदर अयूब खान अपने वज़ीर कानून के ज़रिए पाकिस्तान को तोड़ने के मुज़ाकरात किए, जिसके नतीजे में बांग्लादेश बना। मैं सवालिया निशान फिर खड़ा करूँगा। खुर्रम दस्तगीर साहब कहते हैं न्यूज़ के शो में कहा कि इमरान खान का नए आने वाले आर्मी चीफ़ के साथ गुठजोड़ होगा और इसके साथ मिलकर हमें नाअहल करेगा। आप एक अदारे को ये आप क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और आप उसके ऊपर आप एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं खुर्रम दस्तगीर साहब कि अदारे अपनी हद में नहीं रहते। आपके कहने का ये मकसद है। तो मेरा अदारों से सवाल है, इनको कब आप कटहरे में बुलाएंगे और कब इनके ख़िलाफ़ कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी, ताकि आइन और इंसाफ का बोलबाला हो और इंसाफ और कानून सब के लिए यकसा हो, सब तख्ता दार पर लटकाए जाएँ। खैर मैं आगे चलूँगा मरीम नवाज़ साहिबा पे। जनरल फैज़ का नाम नए आर्मी चीफ़ के तौर पर लिया जा रहा है, इस हवाले से आप क्या कहेंगी। मरीम नवाज़ का जवाब, जो शख्स इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो। मरीम साहबा किस किस्म की कार्रवाइयों में, उसका एहतसाब होना चाहिए। अच्छा, ऐसे शख्स की इतने बड़े ओहदे पर तैनाती आइन और कानून के मुंह पर तमंचा होगा। जब हमारे चीफ़ ऑफ जस्टिस साहब कह रहे हैं कि आर्मी चीफ़ जो है DGISPR कह रहे हैं कि हमारी जो फ़ौज के जर्नैल हैं टॉप लीडरशिप वो रोज़ाना एक भट्टी से गुजरती हैं, जिस पे मैं इत्तफ़ाक़ करता हूँ। वो रोज़ाना ऑपरेशंस की मद में, वो ऑपरेशंस और ट्रेनिंग की मद में, तालीम की मद में, और रोज़ाना कितने ऑपरेशंस करते हैं, रोज़ाना कितनी दफ़ा अपनी मुहब्बल वतनी का इम्तिहान देते हैं। आप उन लोगों पे कहेंगे कि उन लोगों की जो है अगर वो कल को किसी बड़े ओहदे पे आते हैं तो कानून के मुंह पे तमाचा होगा। यानी कि आप पूरे अदारे को क्रिटिसाइज़ कर रही हैं मेरी बहन। मैं एक लफ्ज़ भी अपने पास से नहीं बोल रहा, ये सारे बयानात आपकी जानिब से हैं। अगर कोई कानूनी कार्रवाई होती है और बनती है तो आप लोगों पर बनती है। मैं आपके बयानात को कोट और डी कोट कर रहा हूँ, ये आपके बयानात हैं। अगर कोई बंदा इन बयानात पर सवालात करता है तो मेरे पास डिटेलिंग मौजूद है, मैं डिटेलिंग पर बात करूँगा और मैं डिटेलिंग पर आपका जो जहाँ आपने बयान दिया मैं उसको लेके आऊँगा। उसके साथ में आपके जो मरीम औरंगज़ेब साहिबा, मरीम नवाज़ साहिबा का बयान हो गया। मरीम नवाज़ साहिबा ने कह दिया कि जो शख्स इस्म की कार्रवाइयों में मुलव्वस रहा हो उसका एहतसाब होना चाहिए और ऐसे शख्स को इतने बड़े ओहदे पर तैनाती नहीं होना चाहिए, कानून पर तमांचा होगा। इससे ये भी वाज़ह होता है कि किस तरह जनरल फैज़ मीर के तौर पर अफरादाना सिर्फ अपने हलफ की तकद्दुस को पामाल करते हैं, बल्कि ऐसा करने से मुसल्लह फ़ौज की काबिल एहतराम अदारे की बदनामी भी हो जाती है, जिसके नतीजे में इन्हें ज़ाती अज़ाइम का खुमियाजा भुगतना पड़ता है। ये ऐसा कहना था मरीम नवाज़ साहिबा का। उसके साथ साथ अयाज सादिक साहब, माशाल्लाह, पाकिस्तानी फ़ौज के सरबराह जनरल कमर जावेद इस्लामाबाद में जब ये असम्बली के इजलास में उन्होंने बोला है, कमर जावेद बाजवा की टांगें लर्ज़ रही थी
जबकि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने पार्लिमानी रहनुमाओं के इजलास में बताया कि भारत ने उनके मुल्क पर हमला करने वाला है। एक पाकिस्तानी कानून साज ने फरवरी 2019 की मीटिंग के वाक़यात को सुनाते हुए कहा कि इस दौरान इमरान खान की हुकूमत ने भारतीय फ़ज़ाइया को पायलट विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को रिहा करने का फ़ैसला किया। और कौमी असम्बली में तकरीर करते हुए पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा याद सादक ने कहा कि वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने एक अहम मुलाकात में निशानदही की थी और अगर पाकिस्तानी विंग कमांडर को रिहा ना किया जाता तो भारत हम पर हमला कर देता और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की टांगें कांप रही थी। ऐसा वो कह रहे हैं। वक्त आ गया कि साहब बैठ जाएं। इस देखें, ये सारी बातें हैं, ये मैं बातें करता जाऊंगा, ये अफसोसनाक बातें हैं, ये वो बातें हैं कि जब इस मुल्क को हम सवाए तकसीम दर तकसीम करने के, बांटने के, फटने के, बुरे हाल में लाने के हम कुछ नहीं कर सके। मुल्क के हालात इस वक्त ऐसे हैं कि जब मैं एक तजिया निकालने पे आऊँगा, एक निचोड़ निकालने पे आऊँगा, आप सब लोग उस पर एग्री करेंगे। जी हाँ, कुछ लोग ज़रूर बोलेंगे मेरे इस बच्चे की जुमा 8 दिन उम्र है और अब ये वक्त है कि हम इस बच्चे की बातें सुने। अगर ये बच्चा ये बातें समझ सकता है तो आपको शर्म आनी चाहिए। पिछले 30 और 40 सालों से ये लोग सिर्फ फेसबुक स्क्रॉल करने के अलावा और टिकटॉक पे वक्त ज़ाया करने के अलावा कर ही क्या रहे हैं। तो अगर कोई बंदा कमेंट सेक्शन में ये कहना चाहे मेरी बातें सुनने के बाद और ये बात मेरी भी मुकम्मल नहीं हुई, मैं ये बात अभी मुकम्मल करने वाला हूँ, इस बात को मुकम्मल सुनने के बाद अपनी राय काम कीजिए। वक्त आ गया कि ये सब सियासतदान और हिफाज़ पाकिस्तान और चीफ आर्मी स्टाफ, ये हमारे आला अदलिया के जज एक कमरे में बैठ जाएँ। वक्त आ गया है कि ये सारे मामलात एक टेबल पर बैठकर खुश असलूबी से हल किए जाएं। अगर अमेरिका और तालिबान के साथ टेबल टॉक की जा सकती है और दुनिया की सबसे बड़ी जंग जो 2 तिहाई तक लड़ी गई, 20 साल से ज़्यादा ये जंग लड़ी गई, इस जंग का रिज़ल्ट एक टेबल पर बैठकर अमेरिका ने और तालिबान ने मिलकर सॉल्यूशन डिसाइड किया तो पाकिस्तानी तमाम सियासी जमातें, ताकतवर हलके, हमारी आला अदलिया क्यों नहीं बैठकर इस मुल्की बहरान को हल कर सकते। हमारा मुल्क इस नहज पर पहुंच चुका है, हमारा मुल्क उस तबाही के तहाने पर पहुंच चुका है कि जहां पर नो वे ऑफ रिटर्न है, जहां पर सियासतदानों को अपनी तमाम बेगैरतियाँ, फहाशियाँ, बदतमीज़ियाँ, करप्शंस को पीछे रख कर जो हुआ सो हुआ के फार्मूले को मद्देनज़र रखते हुए सबको एक टेबल पर बैठ कर, जिसमें हमारी आला लीडरशिप, हमारी इंतज़ामी तकून, जिसमें आर्मी स्टाफ, जिसमें आला अदलिया, जिसमें वज़ीर आज़म, तमाम अपोजिशन पार्टियाँ, तमाम अपोजिशन लीडर्स, तमाम बड़े रहनुमा एक टेबल पर एक कमरे में बैठ कर कॉन्फ्रेंस करें और सब मिलकर ये बयान करें, सब मिलकर एक लाहे अमल लेके आएँ, सब मिलकर एक पोजीशन में आएँ, सब मिलकर बैठें और बताएं किसने कैसे लूटा। चलो जो हुआ सो हुआ, अब आगे कैसे जाना है। ये मुल्क दिन ब दिन डिफ़ॉल्ट की तरफ बढ़ रहा है, ये मुल्क दिन ब दिन तबाही के दहाने की तरफ बढ़ रहा है। ये आज 6 सितंबर का दिन है। 1965 में क्या हुआ था हम सब जानते हैं। हमारी अफवाज ने इस मुल्क को बचाया था, हमारी अफवाज ने एक जंग लड़ी थी, अपने पेट पर बम बांधे थे और टैंकों के आगे लेटे थे। आज मेरा सवाल है उस अफवाज से, मुझे यकीन है आपकी कैपेबिलिटी पर, आपकी कैपेसिटी पर, इन सब को एक टेबल पर लाएं। हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं कि इस मुल्क को तकसीम करें, हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं कि इस इकॉनमी का बेड़ा गर्क हो, हमारे पास मज़ीद गुंजाइश नहीं कि हम इस मुल्क को इस नहज पर ले जाएं कि जहाँ से नो वे ऑफ रिटर्न हो। अगर ये मुल्क नहीं तो मैं नहीं और आप नहीं, ये अफवाज नहीं, ये सियासतदान नहीं, इनका वडेरा सिस्टम नहीं, इनका कल्चर नहीं, या आला अदलिया नहीं, इस मुल्क की बका में मेरी और आपकी सब की बका है। और मेरा आप सबसे हाथ जोड़कर दरख्वास्त है कि इस मुल्क को हम कहाँ लेकर जा रहे हैं। मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि FIRs करने की बजाय, पर्चे देने की बजाय, किसी को अंदर करने की बजाय, ये सब लोग एक टेबल पर क्यों नहीं बैठ सकते। जब अमेरिका और तालिबान एक टेबल पर बैठ सकते हैं तब मैं और आप, ये मुल्क पाकिस्तान की आवाम, ये सियासतदान, ये फ़ौज पाकिस्तान, ये आला अदलिया, ये सब एक जगह पर बैठ कर इस मुल्क का फ़ैसला क्यों नहीं कर सकते। क्या हमने इसी तरह ही दुनिया के अंदर जलील और जलील तार होना। मैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी हूँ, जिस तरह मुझे जिस निगाह से इन ममालिक में देखा जाता है उस तरह शायद आप लोग इस बात को नहीं जानते। आप लोग उस तकलीफ़ को ज़रा भी नहीं जानते जिस फेज़ को हम यहाँ फ़ेस करते हैं, जहाँ हम कमाई के लिए आते हैं, अपने बच्चों और अपने अच्छे मुस्तकबिल के लिए आते हैं। ऐसी क्या वजह कि हम अपना मुल्क छोड़ के आते हैं? क्योंकि उस मुल्क के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ रही नहीं। हमने वहाँ से करप्शन कर कर के पैसा यहाँ पर भेजा,
हमने वहाँ से करप्शंस करके सारी बेगैरतियाँ इन ममालिक में भेजी, इन ममालिक ने डेवलप किया, फिर हम वहाँ से जलील होकर अपना मुल्क छोड़कर इन लोगों के दर दर की ठोकरें खाने के लिए यहाँ पे आ जाते हैं। अपनी बीवी बच्चों को छोड़कर, अपने वालिदैन को छोड़कर, अपने दोस्तों को छोड़कर, अपने प्यारे वतन को छोड़कर हम यहाँ आते हैं और यहाँ आकर हम रेमिटेंस पाकिस्तान भेजते हैं ताकि हमारा मुल्क कुछ स्टेबल रह सके। अगर आपको मेरी बातें नागुज़ीर गुजरी हैं तो मैं आपसे माजरत चाहूँगा, पर अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई सहूलत, कोई ऑप्शंस नहीं बची सिवाय टेबल पर आने के। तो खुदारा ये हाथों को देखें, हम बिल्कुल डूबने के दहाने पर पहुंच चुके हैं और हम तबाही के दहाने पर हैं। और शर्म आनी चाहिए तमाम लीडरशिप को कि उनमें मैच्योरिटी नाम का आंसर नहीं है। मैं सबको क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ, मैं किसी एक को नहीं कर रहा। अल्लाह का वास्ता है, पाकिस्तानियों इकट्ठे हो जाओ। कब इकट्ठे होगे? जब ये मुल्क डूब गया। कब तबाह हो गए? जब मुल्क फना हो गया। अल्लाह का नाम लो। पाकिस्तान हमेशा के रहने के लिए बना है। अल्लाह पाक इस मुल्क का हामी और नासिर हो। मेरी और आपकी कुछ कलेक्टिव ज़िम्मेदारियाँ हैं, अल्लाह पाक मुझे उसको पूरा करने की तौफीक दे। अल्लाह बाहसीयत है पाकिस्तानी कौम आपको सुनने की तौफीक दे। और अभी कमेंट सेक्शन में जो मर्ज़ी आप लोग बोलो, पर पूरी वीडियो सुनने के बाद बोलो। हर एक को राय हासिल है अपना कमेंट देने की, हर एक को राय हासिल है अपनी बात बताने की, लेकिन तमीज़ के दायरे में रह के। अगर मैं गलत बोलूँ तो टोको मुझे समझाओ। आप लोग बड़े हमें समझाने के लिए हैं, लेकिन तमीज़ और इखलाक के दायरे में रह के बात होगी तो दिल तक जाएगी, समझ में आएगी। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। बात बहुत लंबी चलेगी जज्बात में आकर। अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और 6 सितंबर के बारे में जो ख्वाजा साद रफ़ीक साहब ने, ख्वाजा आसिफ साहब ने जो बकवास की थी कि तुम लोग किस ढिठाई से बजट मांगने आ जाते हो और झूठी जंग की बातें फैलाते हो, ये बात बड़ी 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 बेशर्मी की बातें हैं। ख्वाजा साहब, आप भी ज़िम्मेदारी का सबूत दें और अपने मुल्क को लेट डाउन ना करें। आप मेरे बुज़ुर्गों की जगह पे हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं ये बातें कोट करूं। आप बड़े बन जाएं, हम छोटे हैं, हमें छोटा रहने दें, हमें अपने काम करने दें। आप अपने काम ठीक से करें और हम अपने डोमेन में रहें और आप अपने डोमेन में रहें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। और अल्लाह पाक इस मुल्क का हामी नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।